अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय कुलेरा अली। आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑल चैप्टर 10 है। इसके अंदर 9 9 की हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं चैप्टर फर्स्ट पर। तारीख के माखूज क्या? तारीख के माखूज कितने बुनियादी हिस्सों में तकसीम होते हैं? तो 3 बुनियादी हिस्से इसके हमने 6 से देखते आ रहे हैं। तहरीर माखूज में सबसे अहम माखूज कौन सा होगा? तो अखबार है सबसे अहम माखूज। आर्काइव्स का ताल्लुक किस से है? तो सरकारी दस्तावेज जहाँ रखे होते हैं उसे आर्काइव्स कहते हैं। अखबारात को महक्कीन क्यों अहम समझते हैं? रोज़ाना के वाक़यात महफूज होते हैं इसलिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई कब कायम हुआ? तो ये कायम हुआ था 1949 में। आसार कदीमा का दायरा कार क्या है? कदीम अशिया की खुदाई। आसार कदीमा की खुदाई किस इदारे के तहत होती है? किसके तहत होती है? तो एएसआई के तहत होती है। एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में डॉक टिकट्स कब से जारी हुए थे? 1854 से। 1854 में कौन था उस टाइम पर? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर टिकट टैक्स शुरू हुए थे डॉक्स। फैल्टिली का मुताला क्या है? किसके लिए किया जाता है इसका मुताला? तो इसका मुताला टिकट के लिए किया जाता है। जदीद तारीख का आगाज़ किस साल से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। कदीम तारीख के माखूज में क्या शामिल है? आसार कदीमा शामिल है। सोशल मीडिया, अखबार, रसायल, ये सब क्या है? तीनों भी सोशल मीडिया, अखबार और रसायल ये जदीदियत में आएंगे। तारीख के जदीद माखूज में सोशल मीडिया, अखबार और रसायल होंगे। कदीम पूछा है तो आसार कदीमा होगा। सिक्के किस तरह तारीख बताते हैं? तो सिक्के क्यों किस तरीके से तारीख में अहम रोल अदा करते हैं? तो बादशाह के नाम और सन। क्या हमें पुराने सिक्के मिलते हैं हमारे घर पर, तो हम उसमें सिक्कों पर क्या देखते हैं? सबसे पहले कि ये कितना पुराना है। सबसे पहले हम उस पर ईयर देखते हैं कि ईयर कौन सा है, और ईयर से फिर हम पहचान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये उस टाइम पर ये बादशाह या राजा होगा। सवाने उम्री किस माखूज में शामिल है? तहरीरी माखूज में, रिटर्न सोर्स में। बसरी माखूज विजुअल सोर्स में शामिल है क्या? मुजस्से में शामिल है। खतूत किताबें रिपोर्ट ये रिटर्न्स में होंगे, रिटर्न्स में। प्रिंटिंग प्रेस किस सदी की ईजाद है? तो किस सदी की ईजाद है प्रिंटिंग प्रेस? 15वीं सदी की। डाक टिकट का इस्तेमाल किस बात के लिए मदद करता है? तारीखी वाक़यात जानने के लिए। कदीम इमारतें कौन सा माखूज है? आसार कदीमा है। कदीमा के साथ जाएंगे। फिलेटियरली ब्यूरो का काम क्या है? क्या काम करता है? तो अभी हमने देखा है फिलेटिक का काम क्या होता है? टिकटों की मालूमात फराहम करना, देख रेख करना, उसकी जांच करना। तारीख के मुताले का मकसद क्या होता है? माजी को जानना। ये थे हमारे पहले चैप्टर पर कुछ क्वेश्चन। हर चैप्टर पर 20 से 30 क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें आप 40 तक भी क्वेश्चन देख सकते हैं। चैप्टर सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन निकले हुए हैं। चैप्टर 2 में 1962 की जंग भारत ने किस मुल्क के साथ लड़ी थी? तो 1962 की जंग है चीन के साथ में। भारत और चीन के दरमियान सरहदी जंग किस लाइन के करीब हुई थी? तो मैकमोहन के करीब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ ले। 1965 की जंग भारत ने किस मुल्क के खिलाफ लड़ी थी? तो 1965 की जंग किसके खिलाफ हुई थी? पाकिस्तान के साथ हुई थी। पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी 1965 में किस लिए हुई थी? कश्मीर के लिए हुई थी। और इसमें किसने सुलह कराने की कोशिश की थी? तो सोवियत यूनियन ने कोशिश की थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आगाज़ किस दिहाई में हुआ? तो 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के नतीजे में किस फसल की पैदावार सबसे ज़्यादा बढ़ी? चावल और गंदम की, चावल और गेहूं की। 1969 में भारत में कौन सी अहम साइंसी एजेंसी कायम हुई? इसरो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 को छोड़ा गया। 1971 की जंग के नतीजे में क्या हुआ था? 1971 की जंग किस में हुई थी? तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया था। किस में? बांग्लादेश उस टाइम पर फिर वजूद में आया था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि बांग्लादेश
कब वजूद में आया था? तो बांग्लादेश 1971 में वजूद में आया था। ऑपरेशन फील्ड किस मकसद के लिए शुरू किया गया? ऑपरेशन फील्ड दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया था। वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? तो वाइट रेवोल्यूशन दूध और डेयरी की तरक्की के लिए था। इमरजेंसी भारत में किस साल नाफिज हुई? 1975 को नाफिज हुई। 1975 से 77 की इमरजेंसी के दौरान किस बुनियादी हक को महदूद रखा गया था, किया गया था? आज़ादी के इजहार को। 1977 में इमरजेंसी के खात्मे के बाद कौन सी हुकूमत आई थी? तो जनता दल या जनता पार्टी कहते हैं जिसे। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के नतीजे में कौन सा नया मुल्क बना था? बांग्लादेश। कब बना था? अभी हमने ऊपर देखा है 1971 में। 1975 में भारत में इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी लगाई थी। इमरजेंसी तक जारी रही, कब तक जारी रही? तो 1975 से 1977 तक जारी रही। 1984 में कौन सी बड़ी साइंसी न्यूक्लियर हादसा हुआ? तो भोपाल गैस हादसा हुआ। ये क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, स्टेटमेंट में या वन लाइनर में, तो हो सकता है इस बार सीटेट में पूछ ले, सॉरी टीईटी में पूछ लें। भोपाल गैस हादसा कब हुआ? 1984 में हुआ। राजीव गांधी की हुकूमत का अहम फोकस क्या था? कंप्यूटर और आईटी की तरक्की था। 1991 में भारत ने किस अहम इक्तिसादी पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG कहते हैं जिसे। 1991 की माशी इस्तेलाहात क्यों की गई थी? मुल्क के पास ज़र मुबादला ख़त्म हो रहा था इसलिए। सनती इस्तेलाहात 1991 के बाद किस चीज़ में इजाफा हुआ? निजी सेक्टर में। आलमकारी का आसान मतलब क्या है? तो दुनिया के मुल्कों से जुड़कर तरक्की करना। ग्रीन रेवोल्यूशन का ताल्लुक किस शोबे से था? ग्रीन है ज़राअत से, खेती बाड़ी से। हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन किस टाइम आया था, किस साल आया था? 1960 में। 1980 से 90 में भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ने लगी थी? तो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और आईटी। इसरो का कयाम कब हुआ? इसरो कब बना? 1969 में बना। भारत का पहला सैटेलाइट कौन था? अभी हमने ऊपर देखे हैं, आर्यभट्ट था। समाजी शोबे का मकसद क्या होता है? तो समाजी शोबे का मतलब होता है तालीम, सेहत, रोज़गार फराहम करना। 1970 से 80 में तालीम में कौन सी अहम तब्दीली हुई थी? तो 1970 से 80 में इन 10 सालों में तालीम में कौन सी अहम तब्दीली हुई? गाँव में स्कूलों की तादाद बढ़ने लगी थी। आलमकारी के बाद किस शोबे में तेज़ी से तरक्की हुई? तो आईटी और सॉफ्टवेयर में। मेक इन इंडिया का मकसद क्या है? मेक इन इंडिया का मकसद है बैरूनी कंपनियों को भारत में सरमायाकारी की दावत देना। 1991 के बाद भारत की जीडीपी में इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि निजी और आईटी सेक्टर तेज़ी से बढ़ने लगा था। समाजी तरक्की के लिए हुकूमत ने 1980 के बाद किस चीज़ पर जोर दिया, किस चीज़ पर फोकस दिया था? अवामी सेहत, पीने के पानी और औरतों की तरक्की पर। चैप्टर 3 देखेंगे, भारत को दरपेश दाखिली मसाइल। पंजाब में बेचैनी की किस दिहाई में शिद्दत इख्तियार हुई? किस वक्त में, किस ईयर में? तो 1980 में। ये इस चैप्टर से अभी पिछले ईयर ही टीटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस पर? गलत जोड़ बताने पर। हम इस चैप्टर क्लास में देखने वाले हैं उसे, वो क्वेश्चन को भी। पंजाब की तहरीक आज़ाद खालिस्तान 1980 का मरकज़ी मुतालबा क्या था? मजहबी और सियासी खुद मुख्तारी था। पंजाब मसले का अहम लीडर कौन था? तो पंजाब मसले का अहम लीडर था संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब आया था? तो जून 1984 में आया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पर आया था? तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लिए आया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर कहते हैं जिसे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक दूसरा नाम भी है जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था जो आतंकवादी देशद्रोह भी छुपे हुए थे, उन्होंने अपना एक ग्रोह बनाया था, उनको गोल्डन टेम्पल से निकालना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के चंद माह बाद किस कौमी लीडर का कत्ल हुआ था? तो किसका हुआ था? इंदिरा गांधी का हुआ था।
ऑपरेशन ब्लैक थंडर का कब कायम हुआ, कब अमल में आया ऑपरेशन ब्लैक थंडर? तो 1986 में। कहाँ पर? पंजाब में। शुमाल मशरिकी भारत की बेचैनी की अहम वजह क्या थी? शुमाल मशरिक की, अभी हमने ऊपर पंजाब का देखा है। शुमाल मशरिक की में किस तरह की जो बेचैनी बढ़ी थी, उसकी अहम वजह क्या था? तो उसकी अहम वजह थी ज़बान और सकाफती शनाख्त। नागालैंड का मसला बुनियादी तौर पर किस मुतालबे का था? नागालैंड में जो प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट हो रहे थे वो किस लिए थी? तो वो आज़ाद मुल्क बनाने के लिए थी, आज़ाद रियासत के लिए थी 1946 में। नागा तहरीक की क़यादत किस तंजीम ने की थी? ये क्वेश्चन था, तो इसी पर था, मतलब वो नागालैंड के तंजीम का नाम पूछा गया था और उनके लीडर का नाम पूछे गए थे। नागालैंड था, आसाम था, मिज़ोरम था और अरुणाचल प्रदेश था। ऐसे 4 स्टेट के नाम दिया था, चारों स्टेट के लीडर दिया था और उसमें एक का गलत बताया गया था। अरुणाचल प्रदेश के लीडर को उसने पंजाब का जो लीडर था उसका नाम दिया था, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश वाला मैच रॉन्ग था। नागा तहरीक की क़यादत किस तंजीम ने की थी? तो NNC ने, नागा नेशनल काउंसिल ने। कब की थी? 1954 में नागालैंड आज़ाद हुआ और एक वफाकी रियासत बना। तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले क्या 1954 में क्या हुआ था? तो नागालैंड एक आज़ाद वफाकी रियासत बना था। मिज़ोरम में बगावत की क़यादत किस तंजीम ने की थी? तो इसकी तंजीम का नाम पूछ ले, क्योंकि इस बार तो उसने 24 में पूछा था, उनके लीडर का नाम के साथ जोड़ी लगाया था। हो सकता है इस बार वो इनके तंजीमों के नाम पूछ ले कि कौन सी स्टेट में कौन सी तंजीम काम कर रही थी। तो आपको थोड़ा तंजीम पर भी ध्यान रखना है। MNF मिज़ो नेशनल फ्रंट कब? 1961 में। 1959 में कहत साली के वक्त लाल डेंगा ने लोगों की खिदमत अंजाम दी थी और 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने आज़ाद मुल्क का ऐलान किया था। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बीच बीच में ऐड किए हैं, आप उसको कीवर्ड के तौर पर भी याद रख सकते हैं। मिज़ोरम अमन मुआहदा कब हुआ था? मिज़ोरम का मुआहदा कब हुआ? 1986 को हुआ था। आसाम मसले का ताल्लुक किस बात से था? आसाम का मसला क्यों खड़ा हुआ था? क्योंकि गैर मुल्की मुजाहिरीन की आमद आसाम में बंगाली ज़बान बोलने वालों की वजह से हुआ था। आसाम मसला हल करने के लिए कौन सा मुआहदा हुआ था? आसाम एकॉर्ड हुआ था। आसाम एकॉर्ड किस साल हुआ था? तो यह हुआ था 1985 में। इसमें किसने काम किया था? तो आसामी किन किन के दरमियान यह मुआहदा हुआ था? तो आसामी रहनुमा पर प्रफुल्ल कुमार महतू और इनके दरमियान एक समझौता हुआ था। इनके साथ में कौन थे? महतू के राजीव गांधी, मरकजी वज़ीर दाखिला शंकर राव चौहान, ये 3 लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ था। कब? 1985 को। आसाम तहरीक में सबसे अहम तलबा तंजीम कौन सी थी? तो AASU आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। अरुणाचल प्रदेश का मसला, अरुणाचल प्रदेश में किस लिए मसला खड़ा हुआ था? तो चीन के साथ सरहदी तनाज़ा की वजह से। चीन अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? तो ये अपना पुराना इलाका कहता है चीन अरुणाचल प्रदेश को। शुमाल मशरिकी भारत के मसाइल को सुलझाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जोर दिया? बातचीत, अमन मुआहदे और खुद मुख्तारी पर। अरुणाचल प्रदेश नीफा की तश्कील कब हुई? 1954 में हुई। अरुणाचल प्रदेश को कब तुलू होते हुए सूरज की ज़मीन के नाम से पुकारा गया? 1972 में। हो सकता है इस बार यह क्वेश्चन पूछ ले कि तुलू होते हुए सूरज की ज़मीन किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। कब कहा गया, ये नाम दिया गया उसे? 1972 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश कौमी वफाकी रियासत का कब दर्जा मिला इसे? 1987 में। अभी कीवर्ड है कुछ। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। कब बना था पंजाब? 1966 में। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा 1963 में बना। मिज़ोरम की कैपिटल ऐज़वाल 1987 में बना। आसाम की कैपिटल दिसपुर 1912 में बना। रियासत दोबारा मंजम हुई 1972 में। फिर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और ईटानगर कब बनी थी अरुणाचल प्रदेश? 1987 में। ये 4 जो स्टेट दी हुई है इसमें से
पिछली बार टीटी में जो क्वेश्चन आ चुका है लीडर के साथ में मैच करता हुआ, हो सकता है इस बार कैपिटल पूछ ले, या इस बार ईयर पूछ ले, या इस बार ऑर्गेनाइजेशन पूछ ले। नक्सलवादी तहरीक की शुरुआत किस रियासत से हुई? मगरबी बंगाल नक्सलवादी से। नक्सलवाड़ी तहसील किस जिले में वाक़ हुई? तो दार्जिलिंग में हुई थी। नक्सली तहरीक के बुनियादी मकसद क्या था? किसानों को ज़मीन दिलाना। नक्सल तहरीक किस नज़रिए से मुतासिर थी? इनका नज़रिया क्या था? तो मार्किज़म माओइज़्म से। नक्सलवादी की सरगर्मियाँ आज सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। फ़िरका परस्ती का बुनियादी मतलब क्या है? मजहबी बुनियाद पर नफरत और तशद्दुद करना। फ़िरका वारना फिसादा सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होते हैं? मजहबी नारों की वजह से होते हैं। फ़िरका परस्ती एक क्या है? समाजी चैलेंज है। फ़िरका वारना फिसादात से सबसे ज़्यादा कौन मुतासिर होता है? आम शहरी मुतासिर होते हैं। फ़िरका परस्ती को रोकने के लिए हुकूमत ने क्या कदम उठाया है? कानून अमन सख्त करना। इलाकियत का मतलब क्या है? इलाकियत का मतलब है मुल्कों को तकसीम करना। इलाकियत किस वजह से बढ़ती है? ज़बान, सकाफ़त और वसाइल की वजह से। इलाकियत का एक मशहूर मिसाल कौन सा है? आसम अंदरूनी झगड़ा। इलाकियत मुल्क के लिए क्या ख़तरा पैदा करती है? इत्तेहाद में कमज़ोरी। इलाकियत कम करने के लिए क्या ज़रूरी है? कम करने के लिए ज़रूरी है कौमी यकजहती को बढ़ाना। अब इसी चैप्टर पर जो क्वेश्चन था जिसकी हम बात कर रहे थे 2024 का क्वेश्चन है, टीटी 2024 का, जिसमें मिज़ोरम में किसने क़यादत की थी? तो लालडेंगा ने, करेक्ट है। आसाम ने तो फिल कुमार महंतुरी की थी। नागालैंड में अंगामी झपुफेंसु थे। और अरुणाचल प्रदेश में हरचंद्र सिंह लोंगवाल नहीं था। ये कहाँ था? तो ये था पंजाब में। तो इसलिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत जोड़ पूछा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं चैप्टर 4 पर। माशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माशी तरक्की का बुनियादी मतलब क्या है? माशी तरक्की का बुनियादी मतलब है माशियत का बेहतर होना। माशी तरक्की की पैमाइश किससे की जाती है? तो जीडीपी से की जाती है, कौमी आमदनी। आज़ादी के बाद माशी तरक्की का सबसे पहला फोकस क्या था? ज़राअत था। भारत की पहली पंचसाला मनसूबाबंदी का फोकस क्या था? ज़राअत और आबपाशी। तो हो सकता है इस बार उसने टीटी में 24 के टीटी में उसने पूछा था पंचसाला सातवें पंचसाले मंसूबे में क्या था, किसके लिए रखा गया था, वो पूछा था उसमें। तो उसमें था रोज़गार के लिए, 7वां वाला रोज़गार था। लेकिन यहाँ पर पंचसाला मंसूबा पहला पूछा है, पहले में क्या है? ज़राअत और आबपाशी के बारे में है। तो जितने भी मंसूबे हैं इनका थोड़ा सा मोटिव देख लेना कि ये किस लिए बना था। भारत में पंचसाला मंसूबा कब शुरू हुआ? तो शुरू हुआ था 1951 में। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद क्या था? अनाज की पैदावार को बढ़ाना। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ कामयाब हुआ, कहाँ पर आया? तो पंजाब और हरियाणा में आया था। माशी तरक्की का फ़ायदा आम लोगों तक पहुँचाने को क्या कहते हैं? मसावी तकसीम कहते हैं। इक्तिसादी तरक्की में सनत का किरदार क्या है? सनत का किरदार है सिर्फ मुलाजमत या जीडीपी में इजाफा और तकनीकी तरक्की, तीनों भी करेक्ट है। सनती कमी कब महसूस की गई? तो 1980 में हुई। एलपीजी इस्लाहत कब हुई? 1991 में। 1991 की माशी इस्लाहत का मकसद क्या था? तो इसका मकसद था तिजारत को बढ़ाना और निजी कंपनियों को बढ़ाना। इसका तिजारत को बढ़ाना और निजी कंपनियों को बढ़ाना था। सनती तरक्की के लिए सबसे अहम अंसुर है मजदूरी, सरमाया, टेक्नोलॉजी, तीनों भी। तो आंसर होगा हमारा सब, ऑल। ज़र्राई शोबे की कमज़ोरी की बड़ी वजह क्या है? तो ज़र्राई शोबे की कमज़ोरी की बड़ी वजह बारिश पर इन्हिसार रहना। सर्विस सेक्टर सबसे तेज़ी से कब बढ़ा था? सर्विस सेक्टर 1990 के बाद से बढ़ा था। सर्विस सेक्टर में शामिल नहीं है और है नामुनासिब है, ये इस तरह के निगेटिव वर्ड है जिनको आप आंसर टिक करने से पहले देख लेना चाहिए।
क्या नहीं है? खेती। सर्विस सेक्टर में खेती नहीं आता है। क्या आएगा फिर सर्विस में? जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो बैंक आता है, रेलवे आता है और टेली कम्युनिकेशन आती है। खेती में आप खुद काम करते हैं तो यहाँ ये सेल्फ का रहता है। भारत की माशी तरक्की में सबसे ज़्यादा रोजगार किस शोबे में है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार ज़राअत में है। माशी तरक्की का एक बड़ा चैलेंज है क्या? रोजगारी। ग्लोबलाइजेशन का मुस्बत असर क्या है? बैरूनी सरमायाकारी। इंसानी तरक्की का अहम उन्सुर है तालीम, सेहत, रोजगार, तीनों भी। अब यहाँ पर प्लान दिया है, कीवर्ड के साथ में देखेंगे हम प्लान और उनका मेन फोकस, क्यों ये बनाया गया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या रखा गया? एग्रीकल्चर और इरिगेशन। कब तक का था ये 5 ईयर प्लान? तो 51 से इसको 56 तक चलेंगे। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या फोकस था? हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मतलब जो सनतकारी है वो काय में है सेकंड 5 ईयर प्लान में। सेकंड में, फर्स्ट में एग्रीकल्चर और इरिगेशन है, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन है मतलब सनतकारी है। फिर थर्ड में क्या है? थर्ड में है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें भी एग्रीकल्चर है। फिर तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एग्रीकल्चर है तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान में होगा। 61 से 66 में जाएंगे हम। और जब हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा है तो सेकंड में होगा। एग्रीकल्चर और इरिगेशन है तो फर्स्ट में जाएंगे आप। फिर फोर्थ में क्या पूछा है? फोर्थ 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी को। फिर इनका अचीवमेंट क्या था? पहले प्लान का जो था तो बिग डैम था, इनका इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था। थर्ड प्लान में स्टार्ट किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन को। फोर्थ प्लान में फोकस किया गया था फूड पर। और फिफ्थ प्लान में गरीबी हटाओ का प्रोग्राम दिया गया था। सिक्स प्लान में क्या था? छठे प्लान में पॉवर्टी रिडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, गरीबी को दूर करके ख़त्म करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, रोजगार दे। फिर 7 में क्या है? तो 7 में सोशल जस्टिस, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, कौमी रोजगारी मुहैया कराना। और 8 प्लांट ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर एग्जाम्पल्स इनके इकोनॉमिक सेक्टर के, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है? एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आप खुद काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। फिर टर्शरी सेक्टर जहाँ पर आप सर्विस करते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म है जीडीपी का टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस। पर कैपिटल इनकम कितना होता है इसका? एवरेज इनकम पर पर्सन। प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो 1950 में आया था। इंडस्ट्रीज पॉलिसी कब आई थी? तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, लिबरलाइजेशन पॉलिसी 91 में, प्राइवेटाइजेशन भी 91 में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट है कुछ। ग्रीन रिवोल्यूशन हैवी सीड के लिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या था? डैम्स था। रूरल डेवलपमेंट में लैंड रिफॉर्म्स था। इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स क्या था? तो मिक्स इकोनॉमिक थी, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों की। ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड वाइड इरिगेशन इंटीग्रेशन था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज थी। नई माशी पॉलिसी कब आई थी? 1991 में आई थी। सबसे ज़्यादा लोग भारत में किस सेक्टर में काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर, मतलब लोग ज़्यादातर खेती करते हैं, ज़राअत करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद था ज़राअत में पैदावार को बढ़ाना। कुछ रिपीट क्वेश्चन हुए हैं इसमें। 5 ईयर प्लान किस मुल्क से मुतासिर था? तो रशिया से। प्लानिंग कमीशन कब अमल में आया था? 1950 में। आईटी रिवोल्यूशन कब शुरू हुआ? 1990 में। ग्लोबलाइजेशन में कौन सी चीज़ शामिल है? आलमी तिजारत शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। सप्ताह क्या है? तो साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। अब यह ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? तो गढ़ बना 1947 में, डब्ल्यूटीओ बना 95 में, सप्ताह बना 93 में। इन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था, मकसद क्या था? तो डब्ल्यूटीओ में प्रोमोट है फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड। गेट में है रिड्यूस ट्रैफिक एंड ट्रेड बैरियर। और सप्ताह में है प्रोमोट ट्रेड सार्क आउटलाइज को।
ऑर्गेनाइजेशन एंड इनके स्कोप क्या क्या थे? तो WTO का स्कोप था ग्लोबल लेवल पर काम करना, सप्ताह का साउथ एशियन रीजनल लेवल पर काम करना, और गेट का इंडस्ट्रियल ट्रेड एग्रीमेंट का। उन्हीं शॉर्ट पर कुछ क्वेश्चन है ये। जो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इससे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। गेट में किस में तब्दील होता है गेट? WTO में गेट तब्दील हो गया है। सप्ताह के ममालिक के दरमियान मुआहदा है, तो सार्क कंट्रीज के दरमियान है। WTO एक अहम ग्लोबल फ्री ट्रेड है। अब ये इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था 5 ईयर प्लान पर, तो जेल में से कौन सा प्रोग्राम 7वां पंचसाला मंसूबे से ताल्लुक़ रखता है? तो ये काम रखने वाला है कौमी दही रोजगार प्रोग्राम में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं चैप्टर 5 पर। ऊट डिस्पैच किस साल आया? 1854 में आया। ऊट्स डिस्पैच को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ऊट डिस्पैच का अहम मकसद क्या था? जदीद तालीम का फैलाव था। 1882 की तालीमी कमीशन की सदरात किसने की थी? हंटर ने की थी। हंटर कमीशन ने जोर दिया किस पर? प्राइमरी तालीम पर। यूनिवर्सल यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 किस वाइसराय ने लेकर आया था? किर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने लेकर आया था। यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का मकसद क्या था? यूनिवर्सिटियों पर ज़्यादा हुकूमती कंट्रोल करना। 1937 की कौमी तालीमी पॉलिसी किसने पेश की थी? गांधी जी ने। 1987 की स्कीम को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धा स्कीम। 1987 वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम में कौन सा उसूल नुमाया था? बुनियादी तालीम बेसिक एजुकेशन। बुनियादी तालीम बेसिक एजुकेशन का अहम मकसद क्या था? बच्चों को पेशा वारना हुनर देना। कौमी तालीम व तरबियत कौंसिल NCERT कब कायम हुई? 1961 में कायम हुई। मदरसा बोर्ड किस चीज़ से मुतालिक था? दीनी रिवायती तालीम से। 1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी का अहम नुक्ता क्या था? तो अहम नुक्ता था 3 लिसानी फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला कब लाया गया? 3 लैंग्वेज फार्मूला 1968 में लाया गया। आज़ादी के बाद तालीमी तवज्जो ज़्यादा रही ख़वानदगी और स्कूल पर। UGC किस साल का अमल में आया? 1956 में अमल में आया। UGC का फुल फॉर्म क्या है, ज़रा कमेंट करके बताना। NCERT का मकसद क्या है? निसाब तैयार करना। नई एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने जोर दिया ख़वातीन की तालीम पर। मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर है? तो सबसे ज़्यादा तवज्जो IT बेस्ड एजुकेशन पर है। अब कुछ कीवर्ड है। मैकाले का मेंट किस साल पेश हुआ था? 1835 में। मैकाले का मकसद क्या था? अंग्रेज़ी तालीम को फ़रोग देना था। भारत में किस ज़बान को आला तालीम की ज़बान बनाया गया? अंग्रेज़ी तालीम को। मैकाले मेंट ने भारत में अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम की बुनियाद रखी थी। ऊट डिस्पैच कब आया? ये कीवर्ड है। ये ऊट डिस्पैच है 1856 में। किस नाम से जाना जाता है इसको? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद क्या था? जदीद तालीम को फैलाना था। किस चीज़ की सिफारिश की गई थी? यूनिवर्सिटियों को क़याम की सिफारिश की गई थी। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसी पर आप कीवर्ड देखिए तो ऊट डिस्पैच कब आया? 54 में आया। ऊट डिस्पैच को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सेकंड है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया? 1882 में आया। किस हंटर कमीशन में किस पर जोर दिया था? प्राइमरी तालीम पर दिया था। किस वायसराय ने लेकर आया? तो रिपन ने। मसाइल पर रिपोर्ट दी थी प्राइमरी स्कूल पर। ये कीवर्ड से आप लेकर चले तो आपको याद भी रहेंगे और इजीली आप आंसर लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में किसने लाया? कर्जन ने लाया। मकसद क्या था? यूनिवर्सिटियों पर सरकारी कंट्रोल का था। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आई। कौमी तालीमी पॉलिसी किसने शुरू की थी? जवाहरलाल नेहरू के मशवरे पर शुरू हुई थी 1920 में।
मकसद क्या था कौमी तालीम कॉन्फ्रेंस का? तो कौमी तालीम निज़ाम कायम रखना था। वर्धा स्कीम 1937 में आई। बेसिक एजुकेशन किसने पेश की? महात्मा गांधी ने। इसका उसूल क्या था? बुनियादी तालीम प्लस हुनर था। तालीम जरिया क्या था? मादरी ज़बान था। वर्धा स्कीम पहली तालीमी पॉलिसी 1968 का जोर 3 लैंग्वेज फार्मूले पर था। तालीमी एक्ट 1986 किस पर जोर देता है? ख़वातीन की तालीम पर देता है। यूजीसी 1956 में बना, क़याम हुआ। मकसद क्या था? आले तालीम की निगरानी था। एनसीईआरटी 1961 में बना। क्या काम करता है? मकसद क्या है इसका? निसाब तैयार करना है। कौमी तालीम पॉलिसी 68 एनईपी के बुनियादी खसूसियात में शामिल है 3 लैंग्वेज। आरटीई कब आया है? 2009 को लागू हुआ। इसमें क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देना। मिड डे मील स्कीम मिड डे मील स्कीम का मकसद क्या था? हाजिरी और ग़िज़ाइयत को बढ़ाना। कब? 1995 में आया मिड डे मील। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन सबसे ज़्यादा किसके बाद बढ़ी? तो 2000 के इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद बढ़ी। दीक्षा पोर्टल, डिजिटल लर्निंग। जदीद तालीमी रुझानात, तो जदीद तालीमी रुझानात एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनईपी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो 4-3-3-5 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस तालीम से मुतालिक है? इब्तदाई तालीम से मुतालिक है। बच्चा मजदूरी कम करने के लिए कौन सा कदम इब्तदाई तालीम के फ़रोग से जुड़ा है? तो मिड डे मील जुड़ा है। इब्तदाई सतह पर अतज़द टीचर्स को की कमी दूर करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ था? तो SSA शुरू हुआ था। सेकेंडरी एजुकेशन सानवी तालीम को मजबूत करने के लिए हुकूमत ने किस कमीशन की सिफारिश इस्तेमाल की थी? कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन किस लिए आया था? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया था। तो सेकेंडरी एजुकेशन किसके साथ जाएगा? कोठारी कमीशन। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात किस सतह से मुतालिक है? सानवी सतह से। वोकेशनल एजुकेशन का ताल्लुक किस सतह से है? ये भी सानवी से है। कमीशन की जिम्मेदारियाँ क्या थी? तो कमीशन की जिम्मेदारी थी तालीमी पॉलिसी बनाना। तालीमी कमीशन किस चीज़ का जायज़ा लेता है? निसाब पॉलिसी, तालीमी ढांचे का। कोठारी कमीशन का फॉर्मूला क्या था? 3+2+10। 10+2+3। कोठारी कमीशन ने किस उसूल पर जोर दिया? तो कॉमन स्कूल सिस्टम पर। कोठारी कमीशन ने तालीम का बजट GDP कितने फीसद तक रखने की सिफारिश की? 6% तक। आज़ादी के बाद तालीम की तरक्की तालीमी मनसूबाबंदी किस प्लान के दौरान शुरू हुई? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। नई यूनिवर्सिटियाँ किन दहाइयों में कायम हुई? 1950 से 60 में। NCERT का क़याम 61 में। अहम जिम्मेदारी निसाबी किताबें तैयार करना। NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। NEP पॉलिसी 1986 में आई थी। बुनियादी मकसद तालीम की मसावत। किसने स्ट्रक्चर अपनाया? इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो 5+3+3+4। 1986 के बाद पहली बड़ी तब्दीली किस साल हुई? 2020 में हुई। तालीम में सैटेलाइट का इस्तेमाल, इनसेट सीरीज़ का इस्तेमाल किस मकसद से हुआ? फ़ौज के लिए हुआ। सैटेलाइट से चलने वाला पहला तालीमी प्रोग्राम साइट है। इग्नो का क़याम कब हुआ? 1985 में हुआ। इग्नो किस तरह की तालीम फराहम करता है? डिस्टेंस और ऑनलाइन। इग्नो का पूरा नाम क्या है?
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तहकीकी इदारे रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बार्क किस शोबे से मुतालिक है? तो न्यूक्लियर तहकीक से है। आईआईटी किस मैदान का तालीमी है? तो इंजीनियरिंग के लिए है आईआईटी। इसरो किस काम के लिए मशहूर है? इसरो खलाई तहकीक के लिए मशहूर है। हिसाब, रियाजी और कंप्यूटर के लिए एनसीईआरटी ने मैथ की कौन सी अहम पॉलिसी शुरू की थी? न्यू मैथ लैब शुरू की थी। आईटी रिवॉल्यूशन भारत में किस वक्त आया था? 1990 में आया था। मैनेजमेंट व डिज़ाइन इदारे आईआईएम का ताल्लुक किस फील्ड से है? तो मैनेजमेंट से है। नीट किस तालीमी मैदान से वापस है? डिज़ाइन से। ज़राअत तहकीकी इदारे आईकॉर किस फील्ड से मुतालिक है? तो आईकॉर का ज़राअती तहकीक से है। ग्रीन रेवोल्यूशन में किस तहकीकी इदारे का अहम किरदार था? आईकॉर का। तब मेडिकल रेजोल्यूशन में एम्स किस शोबे से मुतालिक है? तब उससे है। आईसीएमआर किसका काम किया है? मेडिकल रिसर्च का काम है। साइंस व टेक्नोलॉजी की उमूमी तरक्की। शोबे साइंस में सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर दी गई? साइंसी तहकीक पर दी गई। भारत ने पहला अपना कंप्यूटर कब तैयार किया था? 1960 में तैयार किया था। ये थे आपके 5th के क्वेश्चन। चैप्टर 6 ख़वातीन व दीगर कमज़ोर तबकात को खुद कफील बनाना। ख़वातीन की ताकत का मुजाहरा करना। पहला पॉइंट है वुमेन एम्पावरमेंट। इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम। ख़वातीन की ताकत का मुजाहरा कब ज़्यादा हुआ, कब ज़्यादा मजबूत हुआ? तो 1975 में। ख़वातीन की खुद मुख्तारी का बुनियादी मकसद क्या था? सियासी, समाजी और माशी बाइख्तियारी। औरतों के खिलाफ जुल्म को कम करने के लिए कौन सा इदारा कायम हुआ? कौमी ख़वातीन कमीशन कायम हुआ। खुद मदद ग्रुप SHGS का बुनियादी फ़ायदा क्या था? ख़वातीन का माशी बाइख्तियार होना। चिपको मूवमेंट, सेकंड पॉइंट देखेंगे हम। चिपको मूवमेंट का आगाज़, चिपको तहरीक का आगाज़ कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ था उत्तराखंड, हिमालय। चिपको तहरीक का ताल्लुक किससे था? जंगलात की हिफाजत से था। चिपको तहरीक में दरख्तों से चिमट जाना क्या जाहिर करता है? तो जंगलात तबाही से बचाना जाहिर करता है। क्या थर्ड पॉइंट है सती मुखालिफ कानून। सती पर पाबंदी सबसे पहले किसने लगाई थी? राजाराम मोहन राय ने। सती मुखालिफ कानून किस साल नाफिज हुआ, कब लागू हुआ? 1829 में। सती मुखालिफ कानून किस गवर्नर जनरल के दौर में बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौर में। सती की असल नौयत क्या थी? समाजी बुराई थी। फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, हुकूक इंसानी तहफ़्फ़ुज़ कानून एक्ट कब आया था? 1993 में आया था। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? 1993 में लागू हुआ। इंसानी हुकूक कमीशन का बुनियादी मकसद क्या था? इंसानी हुकूक की हिफाजत करना था। NHRC का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था। इंसानी हुकूक में शामिल है आज़ादी और बराबरी। फिफ्थ पॉइंट है वुमेन रिजर्वेशन, ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन। मकामी खुद हुकूमत में ख़वातीन का रिजर्वेशन कितना है? 33% है। ख़वातीन रिजर्वेशन का मकसद क्या था? सियासत में आमद में इजाफा। ख़वातीन के 33% रिजर्वेशन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई थी। रिजर्वेशन का नतीजे में ख़वातीन फैसला साज अमल में शामिल हुई। दर्ज फहरिस्त ज़ात शेड्यूल कास्ट SC के लिए तहफ़्फ़ुज़ आइन
किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। फहरिस्त में दर्जेदार फहरिस्त में जात के लिए सबसे बड़ी बुराई कौन सी थी? ऊंच नीच थी। अंबेडकर ने किस चीज़ के लिए जद्दोजहद की? जात पात के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। एससी लड़कों और लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप का मकसद क्या था? तालीम में बराबरी था। 7 नंबर का पॉइंट है आपका शेड्यूल ट्राइब्स खानाबदोशी। एसटी ग्रुप ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? पहाड़ों या जंगलात में रहते हैं। एसटी के लिए अहम कानून कौन सा है? पैसा एक्ट है। कबायली लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी है? ज़मीन से बेदखल होना इनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। खानाबदोश ग्रोहों की बुनियादी खुसूसियत कैसी? मुसलसल नकल मकानी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। विमुक्त जाति का मतलब क्या है? आज़ाद शुदा कबाइल। 8 नंबर का पॉइंट है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, अक़लियती तबकात। भारत में अक़लियतियों में शामिल है कौन? सिर्फ हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी? तो अक़लियतियों में शामिल है, ऑप्शन बी। अक़लियती कमीशन कब कायम हुआ? 1992 में। अक़लियतियों के हुकूक तहफ़्फ़ुज़ किस आर्टिकल के तहत है? 29-30 के तहत है। अक़लियती बरादरी के लिए सबसे अहम कदम क्या है? तालीमी इदारों की आज़ादी है। अब इसी पर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ख़वातीन के लिए खिलाफ तशद्दुद में कमी का अहम रोल क्या है? PWD VA 2005 में आया था। ST एक्ट कब नाफिज हुआ? 1990 में नाफिज हुआ। अक़लियतों की तालीम तरक्की का प्रोग्राम PM's 15 पॉइंट प्रोग्राम। ख़वातीन की हिफाजत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091। एफर्मेटिव एक्शन भारत में इसका मकसद क्या था लाने का? कमज़ोर तबकात को मौके फराहम करना। पैसा एक्ट 1996 का ताल्लुक किससे था? कबायली खुद हुक्मरानी से था। चिपको मूवमेंट का दूसरा नाम जंगल बचाओ था। ST रिजर्वेशन पहली मरतबा आइन में शामिल हुआ 1950 में। अक़लियतों के लिए सबसे बड़ा तालीमी इदारा कायम करने का हक कौन सा था? आर्टिकल 30। ख़वातीन की माशी बाइख्तियारी में अहम ज़रिया है SH बैंक लिंकेज। कबाइल की तादाद सबसे ज़्यादा किस रियासत में है? मध्य प्रदेश में है। पोक्सो एक्ट किसके खिलाफ आई? बच्चों पर जिनसी जराइम के लिए आई। अब देखेंगे हम चैप्टर 7, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है अभी 2024 में। हिंदुस्तान में जौहरी तवानाई पर तहकीक के लिए कौन सी तंजीम कायम की गई? तो जौहरी तवानाई कमीशन कायम हुआ। भारत का पहला जौहरी एक्टर कौन सा है? तो जौहरी एक्टर पहला अप्सरा है। अप्सरा कुतुबी एटमी रिएक्टर के नाम से भी इसे जानेंगे। NPCL का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोखरण की पहली एटमी जांच किस साल में हुई थी? तो 1974 में। 1974 में सिमलिंग बुद्ध हुआ था। भारत की दूसरी एटमी जांच पोखरण सेकंड 1998 में। पृथ्वी मिसाइल किस किस्म का मिसाइल है? तो सरफेस टू सरफेस वाला मिसाइल है। अग्नि मिसाइल की खुसूसियत क्या है? अग्नि की है लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। आकाश मिसाइल किस नौइयत की है? सरफेस टू एयर नौइयत की है। नाग मिसाइल किसके खिलाफ इस्तेमाल होता है? 2024 में नाग पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लास्ट में देखेंगे इसको। किस पर होता है? तो टैंक पर, एंटी टैंक के लिए। ये था क्वेश्चन। दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने के लिए फायर और फ्रिगेट जैसे मिसाइल कौन सी है? तो ये है नाग, अभी हमने ऊपर देखा है। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम कौन सी है? खलाई तहकीक भारत की इसरो है। इसरो का पहला मसनूई सैयारा क्या था? आर्यभट्ट था। भास्कर फर्स्ट एक सैयारा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? रिमोट के लिए इस्तेमाल होता है। एप्पल सैयारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इनसे सैटेलाइट सीरीज टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। पिन कोड किस साल में शुरू हुआ? 1972 में पिन कोड शुरू हुआ। ISD का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। BSNL का क़याम 2000 में।
ओएनजीसी का ताल्लुक किससे है? तेल और गैस से है। भारतीय रेलवे की जदीद तरीन लाइन कौन सी है जहां जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है? तो ये है कोंकण रेलवे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बुनियादी फ़ायदा क्या है? मौसम की पेशन गोई और कम्युनिकेशन। अब देखेंगे चैप्टर 8, सनत और तिजारत। सनत कौन सी? कपड़े की सनत। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी सनत कौन सी है? कपड़े की सनत है। यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन हो सकता है पूछ ले, इसलिए पढ़ लेना ज़रूरी है। कपड़े की सनत ज़्यादातर किस किस्म के खाम माल पर मुनहसर होती है? तो होती है कपास पर। मुंबई किस सनत के लिए मशहूर है? कपड़े के लिए मशहूर है। सेकंड है सनत रेशम की सनत। रेशम किससे हासिल होता है? रेशम के कीड़ों से। सबसे ज़्यादा रेशम किस रियासत में पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। धागे की सनत, फोर्थ नंबर के धागे की, धागा बनाने की सनत को क्या कहते हैं? तो स्पिनिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा धागा प्रोड्यूसर कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धागा प्रोड्यूस होता है। दस्तकारी, जिनको हम घरेलू और या हाथ से करते हैं उसे कहते हैं दस्तकारी। किस किस्म की सनत है? तो घरेलू और छोटी सनत है। दस्तकारी में कौन सी चीज़ें शामिल है? मिट्टी के बर्तन शामिल है। मोटर साजी की सनत, मोटर साजी में साजी की सनत की इब्तिदा कहाँ से हुई? चेन्नई से हुई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है? गाड़ियाँ बनती है। नेक्स्ट है सीमेंट की सनत। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट बनाने का सबसे अहम खाम माल क्या है? तो चूना पत्थर। भारत में सीमेंट सनत का पहला कारखाना कहाँ हुआ था? कहाँ कायम हुआ? तमिलनाडु में। चमड़े की सनत, चमड़े की सनत ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। चमड़ा किस जानवर की खाल से बनता है? तो गाय, भैंस और बकरी से बनता है। नमक की सनत, नमक की सनत सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। समंदर के पानी से नमक बनाने का तरीके को क्या कहते हैं? तो इसे इवेपरेशन कहते हैं। साइकिल की सनत, साइकिल की सनत बनाने का सबसे बड़ा मरकज़ कहाँ पर है? लुधियाना में है। साइकिल सनत कौन सी सनत की मिसाल है? हल्की सनत की। नेक्स्ट इंडस्ट्री, खादी और दही सनत। खादी तहरीक किसने शुरू की? महात्मा गांधी ने। खादी किस किस्म की सनत है? दही और घरेलू सनत की। नेक्स्ट है ज़रात की सनत। ज़र्री मसनूआत पर मुबनी सनत कौन सी है? शक्कर की सनत। दूध से मुतलिक सनत कौन सी है? दूध से मुतलिक इंडस्ट्री को डेयरी इंडस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट है भारत हुकूमत के सनती मंसूबे। मेक इन इंडिया का मकसद क्या है? मुल्क की सतह पर सनतकारी को बढ़ाना है। स्किल इंडिया का मकसद क्या है? स्किल इंडिया में नौजवानों को महारत देना है। मदनी दौलत में लोहा किसकी मिसाल है? धातु मदनियात की। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है मैग्नीज। जंगलाती दौलत, जंगलाती दौलत किसे कहते हैं? अहम पैदावार क्या है? लकड़ी है। जंगलात किसके तहफ़्फ़ुज़ में मदद करता है? मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करता है। माहीगिरी, माहीगिरी कहाँ ज़्यादा होती है? तो साहिली इलाकों में माहीगिरी ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा मछली कौन सी पकड़ी जाती है? रोहू पकड़ी जाती है। सियाहती सनत, सियाहत कौन सी सनत है? खिदमती सनत है। भारत में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सियाह किसकी वजह से आते हैं? तारीखी मकामात की वजह से आते हैं। तिजारती दरामद बरामद, दरामद का मतलब है बाहर से सामान लेना। दरामद का मतलब है बाहर से सामान लेना, बाहर से सामान लेना, यह हुआ दरामद। और बरामद का मतलब होता है बाहर मुल्कों को सामान भेजना, बाहर मुल्कों को सामान भेजना, यह होगा बरामद। भारत सबसे ज़्यादा क्या बरामद करता है? कपड़ा बरामद करता है भारत। इंदौर मुल्क तिजारत, रियासत के अंदर होने वाली तिजारत क्या कहलाती है? दाखिली तिजारत कहलाती है। दाखिली तिजारत का जरिया कौन सा है? ट्रांसपोर्ट का है। एक रियासत से दूसरी रियासत में तिजारत को क्या कहते हैं? बैनुल रियासती तिजारत कहते हैं। तिजारत के लिए सबसे तेज़ ज़रिया कौन सा है? हवाई रास्ता है। तिजारत के लिए सबसे तेज़ ज़रिया हवाई रास्ता है। 14 क्वेश्चन थे चैप्टर पर। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 9, बदलती ज़िंदगी हिस्सा 1। ख़ानदानी निज़ाम कैसा है? इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी अपन उसको स्पीडली देख लेंगे। भारत में रिवायती तौर पर कौन सा ख़ानदानी निज़ाम है? मुश्तरका ख़ानदान है। समाजी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, समाजी वेलफेयर का बुनियादी मकसद क्या होता है? अवाम को बेहूदा तरक्की। SC ST के बारे में, ज़ातों और कबाइल को सहूलत कौन फराहम करता है? हुकूमत फराहम करती है।
SC/ST के लिए हुकूमत का अहम मकसद क्या है? मुलाजमत में रिजर्वेशन देना। पब्लिक हेल्थ में सेहत आमा से मुराद क्या है? अवाम की मजमूई सेहत और हिफाजती इकदाम। गुर्दों की पैवंदकारी किडनी ट्रांसप्लांट। गुर्दों की पैवंदकारी किस बीमारी में ज़रूरी होती है? गुर्दे नकारा होने पर किडनी ट्रांसप्लांट होती है। वैक्सीनेशन हिफाजती टीका अंदाजी कब लगाते हैं? जब टीके किसके लिए लगाए जाते हैं? तो बीमारियों से बचाव के लिए लगाए जाते हैं। बच्चों के लिए अहम कौमी प्रोग्राम कौन सी है? तो यूनिवर्सल इमोशलाइजेशन प्रोग्राम। अर्बनाइजेशन शहरकारी किसे कहते हैं? शहरकारी का मतलब है शहरों की तादाद और आबादी में इजाफा होना। रूरल एरियाज़ किसे कहते हैं? रूरल एरियाज़ का अहम खुसूसियत क्या है? ज़राअत पर इन्हिसार है। आज़ादी के बाद का दौर। आज़ादी के बाद भारत की पहली तरजीह क्या थी? बुनियादी सहूलतों में इजाफा करना था। चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ, बदलती माशी ज़िंदगी, चैप्टर 10 है ये, सॉरी 9 के शुरू है अभी। माशी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया था? तो सबसे बड़ा बदलाव था सनत और खिदमत का तेज़ी से बढ़ना था। रूरल डेवलपमेंट, दही तरक्की का मकसद देहात में सहूलत बेहतर करना था। समाजी ज़रूरतें और सहूलतें, समाजी ज़रूरत में शामिल है तालीम, सियासत और रिहाइश। दही इलाकों में बिजली की फरहमी, हुकूमत ने दही बिजली के लिए कौन सा मंसूबा लाया था? प्रधानमंत्री ग्रामीण बिजली किरण योजना। दही बिजली का अहम फ़ायदा है ज़रूरी सनती सरगर्मियों में इजाफा। शहरी कारी से कौन सी दुश्वारी बढ़ती है? ट्रैफिक और आलूदगी बढ़ती है। SC/ST को रिजर्वेशन किस मैदान में दिया जाता है? मुलाजमत और तालीम में। सेहत आमा में शामिल है सैनिटेशन। वैक्सीन बच्चों को कब दी जाती है? मुनासिर मखसूस उम्र और शेड्यूल के मुताबिक। लास्ट चैप्टर है बदलती ज़िंदगी, हिस्सा 2। ज़बान माशरे में किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है? तो ज़बान माशरे में सकाफ़त और शनाख्त करती है। ज़बान के बका के लिए सबसे अहम उनसर कौन सा है? नस्ल दर नस्ल इस्तेमाल। खेल इंसानी ज़िंदगी में किस चीज़ को फ़रोग़ देते हैं? सियासत और नज़्म व ज़ब्त को। खेलों का एक बड़ा समाजी फ़ायदा क्या होता है? समाजी एहतियात होता है। ड्रामा सबसे पहले किस मकसद से पेश किया जाता था? तालीम और इखलाकी सबक देने के लिए ड्रामों का इस्तेमाल होता था। फिल्मों के ज़रिए मालूमात किस तरह फैलती है? तो बसरी और सूती तरीके से फैलती है। अखबारात का सबसे अहम फ़ायदा क्या है? मालूमात और आगाही है। रोज़नामा अखबार किस वक्फे से शाये होता है? रोज़ाना से शाये होता है। टेलीविज़न का सबसे बड़ा असर बसरी मालूमात का तेज़ी से फैलाव। टीवी के तालीमी प्रोग्राम किसके लिए अहम है? हर उम्र के लोगों के लिए अहम है। ज़बान की तरक्की के लिए कौन सा ज़रिया मौसर है? अदब और मीडिया। फ़िल्म की सनत का हिस्सा है। किस सनत का हिस्सा है फ़िल्म? तो तफरीह सनत का। खेल मुकाबलों के इनेकाद से क्या फ़ायदा होता है? आलमी दोस्ती परवान चढ़ती है। अखबार में इदारिया किस किस्म की तहरीर होती है? राय तज्जियाती। टीवी पर नशर होने वाले न्यूज़ बुलेटिन्स का मकसद क्या होता है? तो ताज़ा खबरें देना। ये थे हमारे 9 हिस्ट्री के क्लास 9 पर ऑल चैप्टर पर क्वेश्चंस थे। टोटल चैप्टर 10 है, जिसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर चैप्टर 4 माशी तरक्की, फिर 5 भी है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है। पूरा चैप्टर एजुकेशन पर है। फिर है 6, और 6 के बाद में 7। ये 4 चैप्टर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
अगर से आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है या आप उस पर आपको वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको शॉर्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाने की।